तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को आश्रम खोलने की सलाह दी। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है बातचीत करने के लिए, जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये जो शिवानंद तिवारी जी का बयान है कि आश्रम खोलने और कार्यकर्ताओं को जो है वो सुझाव दे 2025 में, ये क्या संकेत दे रहा है ऐसे वक्त पर जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा इस बात की जोरों की है कि वो पीएम की रेस में है। तमाम मुद्दों के बीच ये सलाह को किस तरह देखती है जेडीयू? देखिए, उनकी सलाह का कोई बहुत मतलब नहीं है और हम तो समझते हैं व्यक्तिगत रूप से कि उम्र का असर है उनके ऊपर, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। बाकी और कोई राजनीतिक कारण नहीं है। हाँ, जहाँ तक नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा कि आश्रम खोल लेना चाहिए, तो उनको हमने कहा है और आपके माध्यम से भी हम उनको बताना चाहते हैं कि नीतीश जी आश्रम उश्रम नहीं खोलने वाले हैं। नीतीश जी के साथ देश के करोड़ों लोग हैं जिनका अरमान उनके साथ जुड़ा हुआ है और लोग यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी सत्ता में बड़ी से बड़ी जगह पर जाएं और देश की और खासकर बिहार की सेवा अभी काफ़ी दिनों तक करते रहें। तो इसलिए अब देश की सेवा उनको करने का काम करना है, जिस काम में नीतीश जी पहले से लगे हुए हैं, इस काम को करेंगे, आश्रम नहीं खोलेंगे। हाँ, उन्होंने यह भी कहा है कि आश्रम यदि नीतीश जी खोल लेंगे तो हम भी उनके साथ आश्रम में आ जाएंगे। तो नीतीश जी तो आश्रम खोलने से रहे, अगर उनको कोई आश्रम चाहिए तो दूसरा आश्रम तलाश लें बाबा, यही हमने कहा। तो मतलब दूसरा आश्रम का इशारा क्या कहना चाह रहे हैं आपकी? शिवानंद तिवारी जो है वो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ ले? नहीं, राजनीति की दृष्टि से आश्रम नहीं ना, वो तो आश्रम कह रहे हैं कि चौथी अवस्था आती है आदमी की, तो हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति जाता है उस तरह के आश्रम में, तो उस स्टेज में अपने को पा रहे हैं जिसकी व्याख्या वो खुद कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनको खुद ही कोई वैसा आश्रम ढूंढना पड़ेगा ना जहाँ सत्ता की बात न हो, जहाँ राजनीति में सक्रियता की बात न हो। तो इसके लिए हमने कहा कि वैसा आश्रम यदि वो चाहते हैं, वही उन्होंने कहा है कि हम आएंगे नीतीश जी यदि आश्रम खोलेंगे तो खुद अगर उनकी इच्छा है तब, नहीं इच्छा है तो जाने, लेकिन इच्छा है तब कोई दूसरा आश्रम उनको ढूंढना पड़ेगा। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है ना कि आरजेडी क्या इस फ्रंट पर इस वक्त है खड़ी कि वहां से नीतीश कुमार को किंग नहीं बल्कि किंग मेकर का सलाह दे रही हो कि आप किंग मेकर बनिए, किंग किसी और को बनने देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा कि उनके बयान का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस काम में लगे हुए हैं उस काम के लिए जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ बिहार में जो पूरा महागठबंधन है इंक्लूडिंग आरजेडी, सबकी राय से सब लोगों ने मिलकर उनको कहा है कि आप जाइए और देश में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाइए ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान को बनाया जा सके। तो नीतीश कुमार जी इस काम में लगे हुए हैं जिसमें आरजेडी का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। सर, ये आसान नहीं है, आपको इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ मौजूद थी जब नीतीश कुमार तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन नीतीश कुमार खुद को पीएम रेस में बता भी नहीं रहे हैं कि मैं पीएम रेस में हूं ही नहीं। तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें नीतीश कुमार लगे हुए हैं जो आसान तो नजर नहीं आ रहा है, कम से कम 2024 के लिहाज से देखें तो? देखिए, काम आसान नहीं है, निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि काम कठिन है और काम कठिन है इसलिए नीतीश कुमार जी की जरूरत है। बाकी काम अगर आसान होता तो बहुत लोग पहले ही कर चुके होते। तो काम तो कठिन है ही, लेकिन नीतीश कुमार जी में यह क्षमता है, उनका जो अनुभव है उसके आधार पे हम लोगों का पक्का भरोसा है कि इस काम में नीतीश जी को सफलता मिल जाएगी। हाँ, जहाँ तक रेस का सवाल है तो रेस में कोई नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं। इसमें तो साफ यह बात कही जा चुकी है ना कि सब लोगों को एक मंच पर लाना है और लाने के बाद लोग तय करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, किसका नेतृत्व हो, तो वह तो बाद का सवाल है। तो उस रेस में नीतीश जी नहीं है, यह सच है। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की और बिहार में महागठबंधन की प्राथमिकता यही है कि तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलने वाला है सबको एक मंच पर लाया जाए। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि जिस तरह नीतीश कुमार पिछले दिनों बयान दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आगे लाने की ज़रूरत है, शिवानंद तिवारी ने इसका जिक्र भी किया आज सुबह जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी जो आज की तारीख में सहयोग कर रही है जेडीयू को, क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि तेजस्वी को जो है वो अब बिहार का सबसे बड़ा चेहरा यानी मुखिया बनाना है और उसी तौर पर पेश करना है?
देखिए, आरजेडी का अगर यह मकसद है तो इसमें दिक्कत क्या है? हर पार्टी का अपना अपना मकसद होता है ना। कोई भी पार्टी चाहती ही है कि उस पार्टी का नेता बड़ी कुर्सी पर जाए। तो आरजेडी अगर इस रूप में तेजस्वी को लेकर सोच रहा है तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? नीतीश जी के हिस्से क्या आएगा? ना तो वो आप कह रहे हैं पीएम बन रहे हैं, मुख्यमंत्री वो रहेंगे नहीं अगर इस तरह से रहा तो। फिर हमने कहा कि पार्टी कोई ऐसा चाहती है, गठबंधन अलग है और पार्टी अलग है। गठबंधन फिर अपने हिसाब से चीजों को तय करता है। गठबंधन में 4 पार्टी हो सकती है, 5 पार्टी हो सकती है। तमाम पार्टियां अपने अपने नेताओं के बारे में चाहेगी ही कि उसी पार्टी का नेता शीर्ष नेतृत्व में जाए। यह तो कोई भी पार्टी चाहेगी। अगर आरजेडी ऐसा चाह रहा है तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। बात रही नीतीश कुमार जी की भूमिका का, तो नीतीश कुमार जी अब अभी फिलहाल देश में जो विपक्ष की एकता है उसको करने की कोशिश में है और मकसद यहाँ यह है। बाकी उसको बिहार से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। पर शिवानंद तिवारी जैसे नेता अगर बयान देते हैं तो आप बीजेपी को फिर एक बार बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि सही ही तो कहा गया है आरजेडी की तरफ से कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, वो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। देखिए, हमने कहा कि बयान एक तो आरजेडी का नहीं है, शिवानंद जी का है। आश्रम खोलने की बात जहाँ तक बोल रहे हैं, तो आश्रम खोलने की बात उसमें तो हमने कहा जितना हम समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, उसके अनुसार नीतीश कुमार जी अभी बिल्कुल ही आश्रम नहीं खोलने वाले, क्योंकि बिहार नहीं देश भर के करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सक्रिय होकर अभी देश की सेवा करें। तो इस काम में नीतीश जी हैं और आगे भी रहेंगे। कल सीमांचल के क्षेत्र में अमित शाह रैली करने जा रहे हैं और उससे पहले आज गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है कि जेडीयू और आरजेडी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सीमांचल के इलाके में मुस्लिम की संख्या बढ़ गई है और आज पीएफआई की छापेमारी चल रही है। 106 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, सबसे पूछताछ कर रही है। तो इस पर आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, इस रवैया से अलग कोई भूमिका कर ही नहीं सकते हैं वो लोग, क्योंकि देश के सामने जो बड़ा बड़ा सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, इन सवालों से उनको बचना है ना। क्योंकि जनता के साथ जो वादा किया इन लोगों ने, जनता अब देख रही है कि उन वादों पर कहीं से ये लोग खरा नहीं उतर पाए। तो जनता के सवालों से बचना है, फिर वोट भी लेना है। तो इस दृष्टि से कुछ ऐसी बात करो ताकि समाज में तनाव हो जाए। अभी जो अमित शाह जी की रैली है, इसको आप देख सकते हैं कि गठबंधन में जो परिवर्तन हुआ बिहार में, उसके बाद पहला कार्यक्रम है और उस पहले कार्यक्रम के स्थान का चुनाव उन्होंने कहाँ किया? जहां अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है। तो जानबूझकर टारगेट किया है वहाँ कि वहाँ कुछ इस तरह की बात बोलेंगे जिससे धार्मिक गोलबंदी हो, उनके पक्ष में लोग गोलबंद हो जाएं। लेकिन खास करके बिहार की धरती पर इस तरह के बयानों का, इस तरह के कार्यों का कोई भी असर नहीं होने वाला है। वहाँ के लोग मिलजुल कर रह रहे थे और आगे भी रहेंगे। और इन चीज़ों के आधार पर लोग वोट नहीं करते हैं। वहाँ विकास के आधार पर वोट होगा, समाज में सद्भाव रहे इसके आधार पर। जेडीयू का डर कह रहा है। कैसे हम कह रहे हैं समाज में भाईचारा हो, तो इसमें हम जेडीयू के डरने का क्या सवाल है? कोई कह रहा है कि समाज में भाईचारा न रहे, हम कह रहे हैं कि समाज में भाईचारा रहे। दोनों में जनता क्या चाहेगी? जनता चाहेगी कि भाईचारा रहे। तो जेडीयू का पक्ष है भाईचारा वाला पक्ष, उनका पक्ष है तोड़ने वाला पक्ष। तो इसको अब कोई डर कर हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं क्या कि भाईचारा या सद्भाव हमको चाहिए? बिल्कुल ही नहीं। उन लोगों की कोशिश है कि डरा करके कुछ लोगों को कि फलाना की संख्या बढ़ जाएगी तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भैया। और इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में है, वहाँ आप देख लीजिए जनसंख्या नियंत्रण का। तो इस दृष्टि से लोग जो भ्रम फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भ्रम फैलाने के अलावा कोई अस्त्र ही नहीं है उनके पास। जनता के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं है लोग, इसलिए कुछ भ्रम फैलाओ ताकि जनता फिर झांसा में आ जाए। आखिरी सवाल है, पीएफआई को बैन करने की आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब तक 13 राज्यों में आज की तारीख में छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग में सबसे बड़ा हाथ जो है वो कहा जा रहा है पीएफआई का। तो क्या जेडीयू को लगता है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? देखिए, इसमें हम
कैसे बताएं कि किसको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या फैक्ट मिल रहा है कहाँ जांच से, उसके बारे में हमको कोई जानकारी तो है नहीं। वो जो प्रशासन कानून देखेगा अपनी चीज़ों को। लेकिन देश में उस तरह की कोई भी संस्था हो, उन तमाम संस्थाओं में अगर वास्तव में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उन संस्थाओं पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कोई भी संस्था हो, एक नहीं अनेक संस्था उस तरह की हो सकती है। तो जहाँ जहाँ अगर ऐसा है तो कानून उन चीज़ों को देखेगा। एक सवाल जाते जाते आपसे मैं करना चाहती हूँ कि अमित शाह जो है वो पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, इसके बाद जेडीयू भी एक रैली करने वाली है। तो 2024 की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जेडीयू अपने आप को कितने मजबूत स्थिति में देख रही है? जेडीयू अब तक जितनी मजबूत स्थिति में जब से जेडीयू बना है तब से रहा है, उससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में आज है और धीरे धीरे इसकी मजबूती और बढ़ते जा रही। पहले जेडीयू की चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार में होती थी, छिटपुट ढंग से और कुछ राज्यों में होती थी। आज देश भर में जेडीयू की चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार जी की ओर देश भर के लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी आशीष सक्सेना के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।